नमस्कार, आप देख रहे हैं आज न्यूज लाइव 101 नॉन-स्टॉप। आज हम लेकर आए हैं 17 मई 2025 के मुख्य समाचार, खास खबरें और आपके काम की ठोस जानकारी। आज की तारीखें: शनिवार 17 मई 2025, विक्रम संवत ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी शनिवार 2082, इस्लामी हिजरी जू अलकिदा 19 1446। विशेष दिन: आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया जा रहा है। यह दिन डिजिटल तकनीक, कनेक्टिविटी और संचार की भूमिका को रेखांकित करता है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय हाइपरटेंशन जागरूकता दिवस भी है, जो स्वास्थ्य और जागरूकता से जुड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 101 नॉन-स्टॉप खबरें, जहां हर खबर होगी जरूरी, हर जानकारी होगी महत्वपूर्ण और हर अपडेट होगा बड़े असर वाला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपालों द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने में हो रही देरी के मुद्दे पर अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है। कई राज्यों से शिकायतें मिली थीं कि राज्यपाल जानबूझकर बिलों को अटकाए रखते हैं, जिससे संवैधानिक संकट की स्थिति बनती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट को वैश्विक आतंकी घोषित करने का औपचारिक प्रस्ताव पेश किया है। यह संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ माना जाता है और जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं में शामिल रहा है। भारत और पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम की अवधि 18 मई तक बढ़ाने पर सहमति जताई है। यह फैसला दोनों देशों के DGMO स्तर की बैठक के बाद लिया गया। इससे जम्मू कश्मीर और पंजाब के सीमावर्ती गांवों में रहने वालों को बड़ी राहत मिली है। कर्रेगुट्टा पहाड़ियों में सुरक्षा बलों ने 24 दिनों तक चले अभियान में 31 माओवादियों को मार गिराया है। इसके अलावा 4 अवैध हथियार निर्माण इकाइयों को भी नष्ट किया गया है। इस कार्रवाई को हाल के वर्षों की सबसे बड़ी सफलता माना जा रहा है। बड़गाम जिले में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है कि ये लोग घाटी में आतंकी हमले की योजना बना रहे थे। जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने DPS द्वारका द्वारा फीस न भरने पर 32 छात्रों को निष्कासित करने के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्कूल प्रशासन से कहा है कि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो और अभिभावकों को किस्तों में भुगतान की सुविधा दी जाए। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में धूल भरी आंधी और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटों में मौसम में और गिरावट की संभावना जताई गई है। इससे वायु गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है, जो पहले गंभीर श्रेणी में थी। सरकार की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 3600 से अधिक हो चुकी है। बाघ बहुल क्षेत्रों में बच्चों को उनके साथ सुरक्षित सहअस्तित्व का प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, ताकि मानव वन्यजीव संघर्ष को कम किया जा सके। भारत और पाकिस्तान में पिछले सप्ताह से जारी हीटवेव से तापमान कई स्थानों पर 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इससे अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या बढ़ी है। कृषि पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ा है, खासकर धान और सब्जी की फसल पर। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में हरसीरत कौर ने सभी विषयों में 100% अंक प्राप्त कर राज्य में टॉप किया है। शिक्षा मंत्री ने उन्हें सम्मानित किया और कहा कि यह उपलब्धि राज्य की छात्राओं के लिए प्रेरणा बनेगी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चुनावी भाषण में दावा किया कि उन्होंने एप्पल से भारत में आईफोन निर्माण बंद करने और उत्पादन अमेरिका में करने को कहा है। इस पर अभी तक एप्पल या भारत सरकार की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत ने उनके साथ बातचीत में अमेरिकी सामानों पर सभी टैरिफ खत्म करने की बात मानी है। हालांकि भारत सरकार ने इस दावे पर अभी तक कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन विशेषज्ञ इसे चुनावी बयान मान रहे हैं। भारत ने यूजन में पहले पेश किए प्रस्ताव को दोहराते हुए एक बार फिर TRF को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की है। भारत का कहना है कि यह संगठन जम्मू कश्मीर में अस्थिरता फैलाने में अहम भूमिका निभा रहा है। सरकार सिंधु जल संधि की समीक्षा करते हुए पाकिस्तान को आपूर्ति होने वाले पानी की मात्रा कम करने की योजना पर काम कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत की सिंचाई क्षमता बढ़ेगी और पाकिस्तान पर जल दबाव भी बनेगा। नेपाल के एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई के दौरान खराब मौसम में फंसने से एक भारतीय और एक फिलीपीन नागरिक की मौत हो गई है। स्थानीय गाइडों ने शवों को नीचे लाने का प्रयास शुरू कर दिया है। पर्वतारोहण एजेंसियों ने अधिक सतर्कता बरतने की सलाह दी है।
राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में पुलिस ने अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियां पेपर सप्लाई चेन की गहन जांच कर रही है और कई सरकारी कर्मचारी भी रडार पर है। मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। ओडिशा के पुरी, कटक और भुवनेश्वर जिलों में तेज हवाओं और बारिश के चलते बिजली गुल हो गई और सैकड़ों पेड़ गिर गए। राज्य आपदा प्रबंधन दल को सक्रिय कर दिया गया है। किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। भोपाल सहित कई जिलों में बढ़ती बिजली कटौती के विरोध में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार बिजली आपूर्ति को लेकर पूरी तरह विफल रही है। ऊर्जा मंत्री ने जल्द सुधार का आश्वासन दिया है। केंद्र सरकार ने कानपुर मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण को स्वीकृति दे दी है। इस फेज में कुल 23.5 किलोमीटर लंबा ट्रैक होगा और 19 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। परियोजना पर लगभग 8,000 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है। हरियाणा के करनाल, जींद और हिसार जिलों में किसानों ने डीएपी खाद की किल्लत के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने मंडियों में पर्याप्त स्टॉक न होने पर नाराजगी जताई। कृषि मंत्री ने अगले 48 घंटों में आपूर्ति बहाल करने का भरोसा दिलाया। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में आपसी रंजिश के चलते 2 गुटों में गोलीबारी हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव है और पुलिस ने एहतियातन भारी बल तैनात कर दिया है। बस्तर के कांकेर और बीजापुर जिलों के जंगलों में भीषण आग फैल गई है, जिससे अब तक 250 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नष्ट हो चुका है। वन विभाग और अग्निशमन दल आग पर काबू पाने की कोशिश में लगे हैं। एमएसआरटीसी कर्मचारियों ने वेतन बढ़ोतरी और नियमितीकरण की मांग को लेकर राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इस कारण बस सेवाएं ठप हो गई है और यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। गढ़वा जिले में प्रशासन ने अवैध बालू खनन के खिलाफ अभियान चलाते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से कई ट्रैक्टर और मशीनें भी जब्त की गई है। खनन माफियाओं पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने के कारण प्रशासन ने तटीय क्षेत्रों के लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। बाढ़ नियंत्रण विभाग हालात पर नजर बनाए हुए है और राहत केंद्र तैयार कर दिए गए हैं। बेलगावी जिले में एक स्कूल बस और ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें 4 छात्रों की मौके पर मौत हो गई और 11 घायल हो गए। मुख्यमंत्री ने हादसे पर शोक जताते हुए जांच के आदेश दिए हैं। मोरबी की एक सिरेमिक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई और 5 गंभीर रूप से घायल है। प्रशासन ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। भारत पाक सीमा के पास फिरोजपुर में बीएसएफ ने एक ड्रोन से गिराया गया लगभग 5 किलो हेरोइन जब्त की है। तस्करी में शामिल तत्वों की तलाश की जा रही है। यह इस माह की 5वीं ऐसी घटना है। उत्तरकाशी जिले में बादल फटने की घटना से भारी नुकसान हुआ है। कई घर बह गए और सड़कें टूट गईं। एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटे हैं। किसी जनहानि की पुष्टि नहीं हुई है। पणजी के पास एक टूरिस्ट बस और ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें 25 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है। असम में भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात बन गए हैं। 12 जिलों में जनजीवन प्रभावित है और सेना को राहत बचाव कार्यों के लिए लगाया गया है। प्रशासन ने स्कूल बंद करने और राहत शिविर शुरू करने के आदेश दिए हैं। किन्नौर और शिमला में भारी बर्फबारी के चलते नेशनल हाईवे 5 बंद हो गया है। दर्जनों वाहन फंसे हुए हैं और ब्रो सड़क खोलने का कार्य कर रहा है। प्रशासन ने पर्यटकों को पहाड़ी क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है। मेघालय के शिलांग में बिजली गिरने की 2 अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और आंधी तूफान की संभावना जताई है। तिरप जिले में निर्माणाधीन सड़क परियोजना में लगी मशीनों को आग के हवाले कर दिया गया। प्रारंभिक जांच में उग्रवादी संगठन NACN की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। इम्फाल में एक समुदाय विशेष के प्रदर्शन के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए, जिसके चलते सरकार ने राज्य में इंटरनेट सेवा दोबारा बंद कर दी है। सुरक्षा बलों को संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया है। दीमापुर जिले में 3 युवकों की हत्या के बाद 2 आदिवासी गुटों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। पुलिस ने क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया है और अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर के पास हिमस्खलन की चपेट में आकर सेना के 2 जवान शहीद हो गए। रक्षा मंत्रालय ने शोक व्यक्त करते हुए शहीदों के परिवारों को सहायता का आश्वासन दिया है।
रेल मंत्रालय ने ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करने वालों के लिए जुर्माना दोगुना कर दिया है। अब पहली बार पकड़े जाने पर 1,000 रुपए और बार बार पकड़े जाने पर 3,000 रुपए तक जुर्माना लगेगा। यह कदम यात्री अनुशासन बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा 2 जून को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट से कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आयकर विभाग ने संपत्ति छिपाने के आरोप में नोएडा और गुड़गांव के 5 प्रमुख बिल्डरों के परिसरों पर छापेमारी की। करोड़ों की अघोषित संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जांच जारी है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने चुनिंदा स्टेशनों पर यात्रियों के लिए मुफ्त हाई स्पीड वाईफाई सेवा की शुरुआत की है। शुरुआत में यह सेवा 20 प्रमुख स्टेशनों पर उपलब्ध कराई गई है, जिसे आगे बढ़ाया जाएगा। सीमा शुल्क विभाग ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तस्करी कर लाया जा रहा 30 करोड़ रुपए का सोना जब्त किया। तस्करी की यह खेप दुबई से आई थी। एक महिला यात्री को गिरफ्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि वह हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में राजनीतिक दलों द्वारा किए गए खर्च का ब्यौरा 3 सप्ताह में प्रस्तुत करे। शेयर बाजार में वैश्विक संकेतों और मुनाफा वसूली के चलते सेंसेक्स 850 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। निवेशकों को करीब 2.3 लाख रुपए करोड़ का नुकसान हुआ है। आईआईटी बॉम्बे के समर प्लेसमेंट में इस बार 12 छात्रों को 1 करोड़ रुपए से अधिक सालाना वेतन के ऑफर मिले हैं। ये ऑफर मुख्यतः विदेशी कंपनियों की ओर से दिए गए हैं। AIIMS दिल्ली ने पहली बार रोबोटिक तकनीक से लीवर ट्रांसप्लांट किया है। यह देश का पहला ऐसा मामला है। डॉक्टरों ने इसे बड़ी सफलता बताया है, जिससे भविष्य में सर्जरी और आसान हो सकती है। बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी ने देश का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला स्कूटर लॉन्च किया है। यह पर्यावरण के अनुकूल और 1 लीटर में 120 किलोमीटर चलने वाला बताया जा रहा है। महाराष्ट्र के नासिक में सैकड़ों अंगूर किसानों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और मुख्य हाईवे जाम कर दिया। उनका आरोप है कि सरकार MSP लागू नहीं कर रही, जिससे उन्हें भारी घाटा हो रहा है। जयपुर में होने वाली G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। विदेशी मेहमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 5 स्तरीय व्यवस्था की गई है। नोएडा सेक्टर 123 में निर्माणाधीन पानी की टंकी गिर गई, जिससे 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ फिर दर्ज कर ली है। पटना में गंगा नदी पर बन रहा 6 लेन का नया पुल तेजी से बन रहा है। सरकार ने दावा किया है कि 2026 के मध्य तक यह पुल पूरी तरह से जनता के लिए खोल दिया जाएगा। भोपाल गैस पीड़ित संगठनों द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है, जिसमें अतिरिक्त मुआवजे की मांग की गई है। अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। हैदराबाद में 150 एकड़ में फैली नई टेक्नोलॉजी पार्क परियोजना को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है। इससे करीब 50,000 रोजगार सृजित होने की संभावना है। रांची यूनिवर्सिटी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस बार कोई परीक्षा टाली नहीं जाएगी और सभी परीक्षा तय शेड्यूल के अनुसार होंगी। छात्रों को समय पर एडमिट कार्ड जारी होंगे। कोलकाता में नगर निगम द्वारा सख्ती से प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ दुकानदारों ने धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि वैकल्पिक पैकिंग महंगी और कठिन है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में इंदौर को लगातार 8वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर नगर निगम और जनता को बधाई दी है। गाजियाबाद में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए नगर निगम ने सभी वार्डों में फॉगिंग अभियान तेज कर दिया है। अस्पतालों में विशेष वार्ड भी बनाए गए हैं। पुणे में ऑटो चालकों की संगठन ने बढ़ती ईंधन कीमतों और परमिट नीतियों के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इस कारण यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चेन्नई में तेज बारिश और कम दृश्यता के कारण एयरपोर्ट पर करीब 20 फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। यात्रियों को एयरलाइन द्वारा पुनः बुकिंग का विकल्प दिया गया है। तेलंगाना सरकार ने ऐलान किया है कि आगामी सत्र से सभी सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम को अनिवार्य किया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं और वैश्विक अवसरों के लिए तैयार करना है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि ई सिगरेट की बिक्री, वितरण और भंडारण पर सख्ती से नजर रखी जाए। इसके बावजूद कई शहरों में इसकी अवैध बिक्री जारी है। भारतीय नौसेना ने देश में निर्मित अत्याधुनिक सर्विलांस ड्रोन को अपने बेड़े में शामिल किया है। यह ड्रोन 500 किलोमीटर की रेंज में समुद्री निगरानी करने में सक्षम है।
एनईईटी परीक्षा में कथित पेपर लीक और परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़ी की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी गई है। कई राज्यों से शिकायतें मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया। गर्मी बढ़ने के साथ ही दिल्ली में जल संकट गहराने लगा है। कई कॉलोनियों में पानी की आपूर्ति ठप है और लोग टैंकरों पर निर्भर है। डीजेबी ने जल बंटवारे के नए शेड्यूल की घोषणा की है। इसरो ने पुष्टि की है कि वर्ष 2026 तक भारत अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजेगा। इसके लिए प्रशिक्षण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 3 महिला वैज्ञानिकों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने घोषणा की है कि अब सभी सरकारी वेबसाइटों में AI आधारित हिंदी अनुवाद टूल जोड़ा जाएगा ताकि आमजन तक जानकारी सरल भाषा में पहुंचे। रेलवे बोर्ड ने देश भर के प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की दरों में बढ़ोतरी करते हुए नई दर 30 रुपए तय की है। यह फैसला बढ़ती भीड़ और सुरक्षा कारणों के मद्देनजर लिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने सांसदों से कहा है कि सदन की कार्यवाही के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल से संसद की गरिमा प्रभावित होती है और इसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। दोनों देशों के बीच व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 6 नई अंतर्राष्ट्रीय रेल सेवाएं शुरू की जाएंगी। पहला चरण अगले महीने से शुरू होगा और इससे सीमावर्ती राज्यों को विशेष लाभ होगा। गिर अभयारण्य में एक शेरनी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। वन विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। कर्नाटक सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाली मुफ्त बिजली योजना की अवधि को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। योजना के तहत 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाती है। राज्य में तापमान 45 डिग्री पार करने के बाद सरकार ने सभी स्कूलों को अगले 5 दिनों तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लू से बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने अगले वित्त वर्ष के लिए टोल दरों में 10% की वृद्धि की है। यह वृद्धि 1 अप्रैल से प्रभावी होगी और यात्रियों को अधिक भुगतान करना होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2025 से 26 सत्र के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। क्यूएच स्कोर के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। भारतीय सेना ने चीन सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश में पराक्रम 2025 नाम से विशेष युद्धाभ्यास किया। यह अभ्यास हाई एल्टीट्यूड पर किया गया जिससे चीन को सामरिक संदेश देने का प्रयास है। ओडिशा पुलिस ने महिला सुरक्षा को लेकर शक्ति ऐप लॉन्च किया है, जिसमें SOS फीचर, ट्रैकिंग और नजदीकी पुलिस स्टेशन अलर्ट जैसी सुविधाएं होंगी। नागपुर नगर निगम ने मलेरिया की रोकथाम के लिए ड्रोन से दवा छिड़काव की शुरुआत की है। इससे दूरदराज और दलदली इलाकों में आसानी से कीटनाशक पहुंचाया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने त्रिपुरा के पारंपरिक बांस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 500 रुपए करोड़ का विशेष पैकेज मंजूर किया है। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। केरल सरकार ने नई स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू की है, जिसमें कार्डधारक QR कोड से सीधे खाद्य सामग्री प्राप्त कर सकेंगे। यह योजना पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से लाई गई है। मिजोरम की राजधानी आइजोल में राज्य स्तरीय आदिवासी खेल महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें 400 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करना है। RBI ने डिजिटल रुपया परियोजना का पायलट विस्तार करते हुए इसे अब 50 शहरों और 100 बैंकों तक लागू करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देना है। AIIMS पटना ने ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर की समय रहते पहचान के लिए मुफ्त जांच अभियान शुरू किया है। इसमें स्तन, गला और फेफड़ों के कैंसर की स्क्रीनिंग की जा रही है। भारत सरकार के डाक विभाग ने डिजिटल लोक नामक एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसमें आधार सेवाएं, बैंकिंग, टिकट बुकिंग और सरकारी योजनाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। केंद्र सरकार ने बिहार के गया और आरा में सौर ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए 3,200 रुपए करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी है। इससे 2,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। CBI ने आबकारी नीति घोटाले में 3 नए आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 1 कारोबारी और 2 सरकारी अधिकारी शामिल है। आरोपियों पर नीतिगत लाभ देने के एवज में रिश्वत लेने का आरोप है। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में एक नई IT पार्क परियोजना का शिलान्यास किया गया है। इससे राज्य में 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर में इस साल पर्यटन सीजन के दौरान रिकॉर्ड 25 लाख पर्यटक पहुँचे हैं। सरकार ने कहा है कि यह रोजगार सृजन और आर्थिक विकास का अहम संकेतक है। भारतीय रेलवे ने महिला यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सभी लंबी दूरी की ट्रेनों में विशेष हेल्पलाइन अलार्म और CCTV कैमरे लगाने की घोषणा की है।
यह सुविधा अगले 3 महीनों में लागू होगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 3000 से अधिक नए हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए हैं, जिससे ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर चालान की संख्या में 40% की वृद्धि हुई है। भारतीय नौसेना ने दक्षिणी तट पर वार्षिक युद्धाभ्यास ऑपरेशन वरुणा शुरू किया है, जिसमें पनडुब्बियां, युद्धपोत और लड़ाकू विमान भाग ले रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की है, जिसमें टैक्स छूट, जमीन रियायत और बुनियादी ढांचे में सहायता दी जाएगी। इससे राज्य को 5000 करोड़ का निवेश मिलने की उम्मीद है। खजुराहो में 15 देशों के कलाकारों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकला शिविर शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य भारतीय विरासत को वैश्विक पहचान दिलाना है। वन धन योजना के तहत छत्तीसगढ़ में लघु वन उत्पादों का संग्रहण बढ़ा है। इससे अब तक 20,000 से अधिक आदिवासियों को आजीविका का साधन मिला है। AIIMS दिल्ली ने अब मरीजों के लिए डिजिटल हेल्थ आईडी आभा आईडी को अनिवार्य कर दिया है, जिससे रिपोर्ट, दवाएं और जांच डेटा एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगा। गुजरात सरकार ने जल जीवन सिंचाई योजना के तहत 12 जिलों में नहर विस्तार और ट्यूबवेल निर्माण की घोषणा की है, जिससे 1.5 लाख किसान लाभान्वित होंगे। जम्मू यूनिवर्सिटी में शुरू हुए विश्व पुस्तक मेले में देश विदेश के 200 से अधिक प्रकाशक भाग ले रहे हैं। मेले में स्कूली बच्चों और लेखकों के लिए विशेष सत्र आयोजित हो रहे हैं। मेघालय में शिलांग और गुवाहाटी को जोड़ने वाली पहली रेल सेवा का ट्रायल सफल रहा है। अगले माह से यात्री सेवा शुरू होने की संभावना है। अंडमान द्वीप समूह में समुद्री जैव विविधता को सुरक्षित रखने हेतु कोरल रक्षा मिशन नामक योजना शुरू की गई है, जिसमें स्थानीय मछुआरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद ने छात्रों के लिए नया वर्चुअल एक्सपेरिमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिससे फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रयोग घर बैठे किए जा सकेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पहला वैश्विक साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया है। इसका उद्देश्य वैश्विक डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और जिम्मेदारी तय करना है। तो ये थी आज की 101 नॉन-स्टॉप बड़ी खबरें। हमने आपको दी आपके काम की खास खबरें, देश दुनिया के मुख्य समाचार, अहम समाचार, जरूरी खबरें, बड़े समाचार, खास बातें, जरूरी जानकारी, महत्वपूर्ण खबर, विशेष खबरें, बड़ी खबरें, मुख्य खबरें, ठोस खबरें और जरूरी बातचीत। इन्हें जानना आपके लिए जरूरी था, क्योंकि यही है आपके हर दिन के फैसलों से जुड़ी असल बातें। देखते रहिए आज न्यूज़ लाइव, जहां हम हर पल आपको जोड़ते हैं देश, समाज और सच से। नमस्कार।